आप सभी का स्टडी ओपीएस में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे एसडीएम वर्सेस डीएसपी के बारे में। एसडीएम वर्सेस डीएसपी की कंप्लीट यहाँ बात की जाएगी। कौन कौन से फैक्ट हैं, ठीक, क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल, सैलरी, प्रमोशन, ठीक, और लास्ट में बताएंगे एसडीएम और डीएसपी में कौन आपके लिए बेस्ट है। देखिए आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें घटना चक्र की क्लासेज लगातार चल रही हैं, ठीक, करंट अफेयर की क्लासेज भी चल रही हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड, आरओ से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारी चीज़ें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। करंट अफेयर के डेली के क्वेश्चन आंसर भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक, और सारी स्टडी मटेरियल, घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की हमारी सीरीज आने वाली है, उसमें सब एनिमेशन के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझाई जाएंगी, ठीक। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल तो एसडीएम वर्सेस डीएसपी की बात करें उससे पहले आपको बता दें एसडीएम और डीएसपी बनते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग चैनल पर नए होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता नहीं होती, या वो नए सिरे से तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ आपको बता दी जा रही हैं, ठीक। देखिए एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए क्या करना होता है। जो आपके स्टेट होते हैं ना, जैसे जो भी राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, जितने भी राज्य होते हैं वो अपना अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम करवाता है, ठीक। जैसे आपका यूपी है तो यूपी अपना यूपी पीएससी करवाता है, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। वहीं बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। आरपीएससी होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। छत्तीसगढ़ है तो आपका सीजीपीएससी होता है, मतलब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसी तरीके से हर राज्य अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वही एग्ज़ाम इसका करवाता है। पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद में जो टॉप की पोस्ट होती हैं वो होती है एसडीएम और डीएसपी की, ठीक। जो लोग एसडीएम अपना फुलफिल करते हैं, जिन्हें मतलब सिविल में जाना होता है, वो एसडीएम के लिए अप्लाई करते हैं। जो पुलिस वाले क्राइटेरिया में जाना चाहते हैं वो अपना डीएसपी बनना चाहते हैं। देखिए जिनकी कम रैंक आती है और एसडीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अब एसडीएम के लिए भाई जिनकी हाई रैंक थी वो पा चुके हैं, तो वो फिर डीएसपी चूज करते हैं लास्ट में। तो जब नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, जब एसडीएम उन्हें नहीं मिलता तो डीएसपी पकड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम पोस्ट हैं एक हिसाब से, दोनों टॉप की पोस्ट होती हैं। बस ये अंतर होता है कि एसडीएम जैसे तो सिविल की पोस्ट एक हिसाब से, डीएसपी जो होती है एक पुलिस लाइन की जॉब होती है, तो आप समझ सकते हैं। तो डीएसपी में फिजिकल क्राइटेरिया भी मांगा जाता है। तो अब एसडीएम और डीएसपी के बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दे देते हैं, क्योंकि दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एसडीएम जो होता है, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसे उप प्रभागीय न्यायाधीश भी कहा जाता है और उप जिला अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आपके एसडीएम के नाम हो गए। एसडीएम की पावर की बात करें तो एसडीएम जब आप बनते हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है आपके पास बढ़िया पावर होती है, और 2 तहसील या 3 तहसील का मालिक होता है भाई एक एसडीएम, ठीक, सिंपल सी बात होती है। एसडीएम के अंडर में बहुत सारे कार्य क्षेत्र आते हैं, ठीक, और एक हिसाब से वो मिनी मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक। मजिस्ट्रेट होता है आपका डीएम और मिनी मजिस्ट्रेट होता है आपका एसडीएम। एसडीएम को जितनी तहसील जो है दी जाती है उसका सारा जो कामकाज देखता है एसडीएम ही देखता है, और एसडीएम को सिर्फ डीएम को रिपोर्ट करना होता है। डीएम के नीचे बहुत सारे तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, और वो जो है उनके नीचे काम करते हैं। एक हिसाब से समझ लीजिए तहसील में जितने भी लोग होते हैं कर्मचारी, वो सब एसडीएम के नीचे होते हैं, ठीक। और एसडीएम के ऊपर सिर्फ डीएम साहब होते हैं, इतना आप समझ सकते हैं। देखिए डीएसपी की बात करें तो डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक। इसे पुलिस उपाधीक्षक भी कहा जाता है, और कहीं कहीं अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं। सीओ कहीं कहीं कहते हैं सीओ साहब आ गए हैं, ठीक, और कहीं कहीं कहते हैं एसीपी साहब आ गए हैं। तो आप समझते हैं ना, तो सीओ और एसीपी भी डीएसपी के नाम होते हैं, ठीक, समझ सकते हैं आप लोग। डीएसपी साहब होते हैं ना, वो एक स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर होते हैं, स्टेट लेवल के पुलिस ऑफिसर होते हैं। तहसील के अंदर जितने पुलिस थाने होते हैं ना, जितने भी पुलिस थाने जो भी उन्हें तहसील सौंपी जाती है, जो तहसील आपके डीएसपी को सौंपी जाती है, ज़्यादातर डीएसपी को एक तहसील सौंपी जाती है, कभी कभी 2 तहसील भी सौंप दी जाती है। तो तहसील के अंदर जितने भी जो भी उसे तहसील सौंपी जाती हैं डीएसपी को, उसके अंदर जो भी पुलिस थाने आते हैं उसका मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है, वो आपका डीएसपी होता है, ठीक।
और डीएसपी के ऊपर कौन होता है? डीएसपी के ऊपर होता है एसपी। देखिए एसपी एक होता है, एसपी होता है आपका जिला लेवल पे, ठीक। तो एसपी के पास अगर कोई केस आ जाता है तो वो आपको डीएसपी को सौंप सकता है आराम से कि भैया जाओ इस पर कामकाज करो। तो डीएसपी के ऊपर कौन है? एसपी है, ठीक। और जैसे आपका एसडीएम के ऊपर डीएम, उसी तरीके से डीएसपी के ऊपर एसपी होते हैं। देखिए डीएसपी का काम क्या होता है? ज़्यादातर तहसील जो होती हैं उसमें 4 से 5 पुलिस थाने आते हैं एक तहसील में। मान लीजिए कि डीएसपी को 2 तहसील मिल गई तो उसके पास 8 से 10 जो है आपके पुलिस थाने आ जाएंगे। तो उनकी पुलिस थानों की जांच करना, ठीक, देखभाल करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और कौन कैसी कार्रवाई कर रहा है, कहीं कुछ गलत कार्रवाई तो नहीं हो रहा है, भाई दरोगा हो गए, एसएचओ हो गए, ये लोग गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो उसकी भी क्लास लगाना ये आपका डीएसपी काम होता है। तो डीएसपी सबकी क्लास लगा सकता है, सबकी लंका लगा सकता है, जितने भी उसके नीचे के पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक। दरोगा और तो कुछ समझता ही नहीं, समझी बात को, मतलब सब उसके नीचे काम करते हैं, डीएसपी के अंडर में ही काम करना पड़ता है। तो डीएसपी के अंडर में जो भी पुलिस ऑफिसर काम करते हैं उनकी पूरी तरीके से लंका लगाने का काम डीएसपी करता है। जितने भी होते हैं वो आपके डीएसपी के अंडर में काम करते हैं, और जो उन्हें आदेश मिलता है डीएसपी के द्वारा वही काम करना होता है, ठीक। तो ये मान के चल सकते हैं आप, डीएसपी एक बड़ी पोस्ट होती है और एसडीएम भी एक बड़ी पोस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब मेन फोकस करते हैं कि कैसे आप ये प्रोसेस होता है, कैसे एसडीएम डीएसपी आप बनते हैं। तो मैंने बता दिया कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसी के जरिए आप एसडीएम या डीएसपी बन सकते हैं। फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आप क्या क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। देखिए एसडीएम और डीएसपी ये दोनों आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉप पोस्ट होती हैं। तो जो जैसी रैंक लाता है उसे उसी हिसाब से एसडीएम या डीएसपी की पोस्ट मिल जाती है, ठीक। जैसे आपकी मान लीजिए कि वैकेंसी आती है 500, तो 500 वैकेंसी में से मान लीजिए कि 50 पोस्ट एसडीएम की हैं और 50 पोस्ट डीएसपी की हैं। तो जो लोग टॉप की रैंक लाते हैं तो 50 पोस्ट एसडीएम की भर गई, उसके बाद में बची डीएसपी की पोस्ट। वो भले एसडीएम चाहते हैं लेकिन एसडीएम की पोस्ट जो है टॉप रैंक वालों ने ले ली तो डीएसपी चूज कर लेते हैं, या जिनका फिजिकल क्राइटेरिया होता है या जो पुलिस में ही जाना चाहते हैं वो पहले से ही डीएसपी को चूज करते हैं। तो ये सारी बात होती है। तो क्वालिफिकेशन का सिंपल सा क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम होता है, ठीक। एसडीएम हो डीएसपी हो दोनों के लिए सिंपल सा क्वालिफिकेशन होता है। तो क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आपने बीए कर रखा है, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी कर रखा है, आप सिर्फ अगर ग्रेजुएट हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब जो पीसीएस का एग्जाम होता है आपका, मान लीजिए हम यूपी को लेकर चलते हैं तो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें जो है सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। वहीं बिहार पीसीएस है उसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन, आरपीएससी सब जगह आपको क्या है कि सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। बीए, बीएससी, बीटेक आपने कुछ भी रखा, ग्रेजुएट हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं एज की बात करें तो एज भी दोनों पोस्ट के लिए सेम ही मांगी जाती है, 21 से 40 वर्ष एज का क्राइटेरिया होता है। वहीं आपके ओबीसी वर्ग जो होता है, एससी एसटी वर्ग होता है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग छूट दी जाती है। ओबीसी की 21 से 45 साल होती है एज लिमिट, वहीं एससी एसटी की भी 21 से 45 साल एज लिमिट होती है, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा होता है। आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, ठीक। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है उसमें प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, ठीक। मेनली यहाँ हम यूपी पीसीएस को ही लेकर चल रहे हैं। तो जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, प्री के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा पेपर आता है, ठीक। तो प्री का एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होगा वो आपका जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, और वहीं पेपर 2 जो होगा वो आपका सी सेट का पेपर होगा। दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के पेपर होंगे, ठीक। फर्स्ट मीटिंग में आपका 2 घंटे का पेपर होगा जनरल स्टडीज पेपर 1 सामान्य अध्ययन, और ये 200 नंबर का पेपर आएगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। यूपी पीसीएस को मेनली हम लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनका प्रोसेस होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में भी यही होता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है पेपर 1। और पेपर 2 जो होता है वो आपका सी सेट का पेपर होता है, और सी सेट का पेपर जो होता है आपका वो आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे की टाइमिंग होती है।
और जो इसमें सीसेट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, मतलब 33% आप उसमें मार्क्स लेकर आते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे। कट ऑफ मेनली आपका बनेगा पेपर 1 के ऊपर, जो पेपर 1 होता है उसी के ऊपर आपका कट ऑफ बनना है, ठीक। तो पेपर 1 के ऊपर ही कट ऑफ बनेगा, सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है। वहीं अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम आपका 1500 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, ठीक। टोटल आपके 8 पेपर होते हैं इसमें मेंस एग्जाम में। और मेंस एग्जाम में जो 8 पेपर होते हैं ना, इसमें सबसे पहला पेपर आपका जनरल हिंदी का होगा, वो आपका 150 नंबर का होगा। फिर एस्से राइटिंग होगी, 150 नंबर का होगा, ठीक। उसके बाद में जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 4, ये आपके 4 होंगे। उसके बाद में पहले ऑप्शनल यूपी पीसीएस में होता था, अभी हटा दिया गया, अब यूपी जीके हो गया है। तो यूपी जीके के ऊपर आपका जनरल स्टडीज 5 और जनरल स्टडीज आपका 6 जो होगा ये आपका यूपी जीके से रिलेटेड होगा। तो टोटल 1500 नंबर के पेपर होने हैं इसमें, ठीक। और 1500 नंबर के जो पेपर होंगे उसी के ऊपर आपका कट ऑफ बनता है, ठीक। तो इसमें जितने भी आपके सेक्शन हैं, जनरल हिंदी ऐसे को छोड़ दें तो हर सेक्शन जनरल स्टडीज का 200 नंबर का होता है। टोटल आपके 1500 नंबर का एग्जाम होता है, इसी के ऊपर आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक। पेपर आपका ऑफलाइन मोड ही होता है, ऑनलाइन मोड नहीं होता है। प्री का भी और मेंस का भी दोनों ऑफलाइन मोड होता है। प्री का टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, ठीक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जो मेंस एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती है, नील होती है, ठीक। ये आप समझ सकते हैं। अब सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। देखिए जो प्री का टेस्ट होता है उसमें जो आपका पेपर 1 होगा जनरल स्टडीज़ का, उसमें सारी चीज़ें आपकी आती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर का सेक्शन हो जाता है, साइंस का सेक्शन हो जाता है, सारी चीज़ें इंक्लूड आती हैं उसमें पेपर 1 में, ठीक। सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं जो पेपर सेकंड होता है सीसेट का, तो सीसेट भी आपका 2 घंटे का होता है, लेकिन वो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें 200 नंबर के। तो जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सारी चीज़ें इंक्लूड आती हैं, वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक। 33% आप लेकर चले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। सीसेट आपका क्वालिफाइंग होता है, आपका जो कट ऑफ बनेगा वो आपके पेपर 1 पे ही बनना है, ठीक, जिसमें आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर वगैरह सब चीज़ें आती हैं। और मेनली आपको बता दें कि जो भी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके सिलेक्शन में। तो घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगी। और भी चीज़ें वहाँ मिलती रहती हैं, ठीक, सारी चीज़ें वहाँ डेली आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर की जो आपकी पीडीएफ है वहाँ आपको मिलती रहेगी, जो भी स्टडी कॉपीज की तरफ से है। वहीं जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं, यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें वहाँ आपको रेगुलर अपडेट के साथ मिलती रहेंगी। तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा लगातार। तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये प्री का सिलेबस है, ठीक। वहीं अगर मेंस के सिलेबस की बात करें हम, तो मेंस में टोटल आपके 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में जो आपका हिंदी का 150 नंबर का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो जनरल हिंदी पहला होगा, उसको 150 नंबर का होगा। ये मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। उसके बाद में एस्से की बात करें तो एस्से भी आपका 150 नंबर का होता है। 3 एस्से आपके आते हैं, खंड का, खंड खा और खंड गा। और खंड का में जो 50 नंबर का एस्से होगा उसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, साहित्य और संस्कृति। सामाजिक क्षेत्र से आप लिख सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से लिख सकते हैं, मतलब 3 में से कोई भी एक टॉपिक आप उठा करके लिख सकते हैं। वो आपके प्रश्न पत्र में जो चीज़ें आएंगी आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर मेंस के भी क्वेश्चन पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। खंड का जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा और 700 शब्दों में आपको एस्से लिखना पड़ेगा। तो खंड खा होगा वो भी 50 नंबर का होगा। विज्ञान, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी से लिख सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र से लिख सकते हैं, कृषि, उद्योग और व्यापार से लिख सकते हैं, ठीक। ये 3 टॉपिक रहेंगे, इसके ऊपर आप एस्से राइटिंग कर सकते हैं जो भी आपके प्रश्न पत्र में आएगा। खंड का भी 50 नंबर का होगा, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शन आएगा। प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, ठीक। वहीं राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजना से रिलेटेड टॉपिक आपको दिए जाएंगे, उस पर भी आपको 700 नंबर का निबंध लिखना है, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं। तो हिंदी होगा 150 नंबर का, एस्से राइटिंग 150 नंबर की। उसके बाद में जनरल स्टडीज जो होगा, सामान्य अध्ययन का पेपर,
तो जनरल स्टडीज पेपर 1 200 नंबर का होगा, समय 3 घंटे दिया जाएगा, 3 घंटे सबके लिए है, ठीक। हिंदी के लिए भी 3 घंटे है, एसए के लिए भी 3 घंटे है, 3 घंटे जनरल स्टडीज पेपर 1 200 नंबर का ये भी होगा, जनरल स्टडीज पेपर 2 200 नंबर का ये भी होगा, टाइम 3 घंटे, जनरल स्टडीज पेपर 3 इसका भी 200 नंबर का, जनरल स्टडीज पेपर 4 इसका भी 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक, टाइम 3 घंटे। तो ये 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज के होंगे। इंडिविजुअल प्री मेंस के सिलेबस के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो सामान्य अध्ययन के आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक, 200 नंबर के, टाइम 3 घंटे दिया जाता है। उसके बाद ऑप्शनल पहले यूपी पीसीएस में होता था और अभी हटा दिया गया है ऑप्शनल पूरी तरीके से, अभी यूपी जीके कराया जाता है। तो जनरल स्टडीज पेपर 5 और जनरल स्टडीज पेपर 6 ये दोनों पेपर आपके यूपी जीके से रिलेटेड होते हैं। ये भी 200 नंबर का होता है। टोटल आपके 1500 नंबर का पेपर होता है मेंस में, उसी के ऊपर कट ऑफ बनता है, उसी के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, जाहिर सी बात है। इंटरव्यू के बाद में आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर कट ऑफ जारी होता है। उसमें जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलती है, टॉप के जो बंदे होते हैं उन्हें उठा लिया जाता है, मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हीं को जो है फाइनल कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है, ठीक। तो ये आपकी बात हो गई सिलेबस की, ठीक। सिलेबस के ऊपर आपको इंडिविजुअल वीडियो देखने को मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया। एसडीएम की पोस्ट के लिए फिजिकल क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है, डीएसपी के लिए होता है, ठीक। तो डीएसपी के लिए फिजिकल क्राइटेरिया जो होता है वो आपका हाइट जो मांगी जाती है पुरुष के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होती है। वहीं पर सीना जो उनका मांगा जाता है 84 सेंटीमीटर का मांगा जाता है। 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए, मतलब जब आप सांस भरें तो 5 सेंटीमीटर आपका सीना गर्भ से फूल जाए। 5 सेंटीमीटर से अगर 4 सेंटीमीटर फूलता है तो आप फिजिकल क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। वहीं महिला कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की, तो 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और महिला कैंडिडेट जो भी हैं 40 किलोग्राम से कम वजन उनका नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है SC ST को, चाहे वो आपके मेल कैंडिडेट हों, जैसे मेल है 165 तो फिर SC ST के लिए 4 सेंटीमीटर की छूट, मतलब 161 ही मांगी जाएगी। वहीं महिला के लिए 152 है तो 4 सेंटीमीटर और घटा दीजिए, 148 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सैलरी की बात करें, सैलरी आपकी जो SDM की होती है इसका पे लेवल 10 होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो सैलरी आपकी SDM की 80,000 प्लस इन हैंड सैलरी बनती है जब आप ज्वाइन करते हैं तब, और फिर आपकी सैलरी बढ़ती ही रहती है। ये मान के चलिए SDM की सैलरी आपकी 2 साल के बाद जो है 1 लाख प्लस की सैलरी बन जाएगी, ठीक। वहीं आपके बात करें DSP की सैलरी, तो DSP की सैलरी आपकी लगभग बनती है 75,000 प्लस की, क्योंकि इसका पे लेवल 9 होता है, एक लेवल इसका कम होता है SDM से, तो इसकी सैलरी 75,000 प्लस की बनती है इन हैंड आपकी स्टार्टिंग में। तो सैलरी वाला वीडियो आपका SDM का पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। SDM का मोटिवेशन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। SDM के जो भी वीडियो आएंगे उसी प्लेलिस्ट में आपके पढ़ते रहेंगे, ठीक। और DSP का भी इंडिविजुअल सैलरी का वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी पूरी डिटेल में, ठीक। तो ये मान के चलिए बढ़िया सैलरी बनने वाली है, ठीक, SDM और DSP की। वहीं बात करते हैं प्रमोशन की। अगर प्रमोशन की बात करते हैं तो SDM का जो प्रमोशन होता है वो आपका SDM से ADM पे होता है प्रमोशन, फिर ADM से CDM, फिर CDM से DM। मतलब ये मान के चलिए SDM से DM बनने में आपको 15 से 20 साल लग जाएंगे, ठीक। पहला प्रमोशन आपका 5 साल पे होता है SDM से ADM का, 15 से 20 साल का ड्यूरेशन जो है लग जाता है SDM से DM यानी PCS से IAS बनने में, ठीक। क्योंकि DM क्या है, एक IAS की पोस्ट है, वहीं SDM क्या है, एक PCS लेवल की पोस्ट होती है। वहीं अगर बात करें DSP की, तो DSP का प्रमोशन जो होता है वो DSP का प्रमोशन आपका एडिशनल SP पे होगा। देखिए DSP से आप SP बनेंगे। DSP से जो आपका एडिशनल SP का चार्ज होता है वो 8 साल में पहले मिलता था, लेकिन अभी 12 साल में मिलता है। तो मतलब मेन SP जब आप बनेंगे ना DSP से SP, मतलब उससे पहले प्रमोशन होंगे आपके SP के, ऐसी बात नहीं। सीनियर स्केल पे होगा, उसके बाद में एडिशनल SP का होगा, उसके बाद में प्रमोशन टू स्पेशल ग्रेड 1 में आप पहुंचेंगे SP के। तो वो टाइम पीरियड 12 साल का लग जाता है DSP से मेन SP बनने के लिए। उसके बाद में मेन SP से IPS बनने के लिए आपको लग जाएंगे, ये मान के चलिए कि 8 से 10 साल उसमें लग जाने। तो DSP से IPS बनने में आप मान के चलिए कि 20 से 22 साल आपके लग जाएंगे, ठीक। तो ये आपके प्रमोशन की बात हो गई।
वहीं बात करते हैं पावर की, तो पावर बहुत ज़्यादा होती है, दोनों पोस्ट बहुत पावरफुल पोस्ट हैं। अगर एसडीएम की बात करते हैं तो एसडीएम के पास डीएम से कम पावर नहीं होती, ये मान के चलिए, ठीक। डीएम जिला स्तर पे है और एसडीएम आपका तहसील लेवल पे, तो तहसील के जितने भी कामकाज होते हैं वो आपके एसडीएम के अंडर ही होते हैं, ठीक। प्रभागीय न्यायाधीश या मिनी मजिस्ट्रेट आपके एसडीएम को कहा जाता है। जितने भी एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित विवाद हैं वो भी आपका कौन करता है, एसडीएम करता है। जमीन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एसडीएम के अंतर्गत ही आती हैं, वही उसका वारा न्यारा करता है, समझिए बात को। एसडीएम के पास ये मान के चलिए कि डीएम से कम पावर नहीं होती है। एसडीएम का स्पेशल पावर का वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा, सारी चीज़ें उसमें क्लियर कट बता दी जाएंगी एकदम तरीके से। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी रेगुलर, ठीक। और आरओ के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर लगा है, आरओ से रिलेटेड जो भी मोटिवेशन का वीडियो चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी। और आपके यूपी पीसीएस की जितनी पोस्ट होती हैं, चाहे डीएसपी हो, नायब तहसीलदार हो, जो भी पोस्ट होती हैं सबके बारे में बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलने वाली है, ठीक। पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट लगातार मिल ही रहा है आप लोगों को, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एसडीएम के नीचे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सब जो लोग होते हैं, सारे जो भी तहसील में काम करते हैं, सब एसडीएम के नीचे ही काम करते हैं, ठीक। वहीं बात करते हैं आपके डीएसपी का पावर क्या होता है। डीएसपी की पावर की बात करें तो डीएसपी के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, ठीक। जितनी भी पुलिस कार्रवाई होती है उसका मेन मालिक आपका डीएसपी होता है, ठीक। जितने भी आपके तहसील में थाने होते हैं वो सब आपके डीएसपी के अंडर में आते हैं। कोई भी घटना, दुर्घटना कुछ भी होती है तो डीएसपी जो है उसको हैंडल करता है, ये मान के चलिए, ठीक। तो फोर्स लगाने का काम या किसी को आदेश देने का काम एसएचओ हैं, आपके दरोगा हैं, सबको जो है ये सब आपके किसके अंडर में, डीएसपी के अंडर में ही काम करते हैं, जितने भी आपके पुलिस के अधिकारी हैं। डीएसपी किसको रिपोर्ट करता है, डीएसपी अपने एसपी को रिपोर्ट करता है, एसपी आईपीएस अधिकारी को रिपोर्ट करता है, ठीक। एसपी के पावर के ऊपर इंडिविजुअल आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। उसमें सारी चीज़ें एकदम तरीके से समझा दी जाएंगी। देखिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दोनों पोस्ट बहुत ही पावरफुल हैं। एसडीएम को भी बंगला, गाड़ी, मकान, नौकर चाकर सब मिलते हैं, ठीक। वहीं डीएसपी को भी बढ़िया घर मिलता है, बढ़िया आवास मिलता है और बढ़िया नौकर चाकर मिलते हैं, ठीक। 3 पीएसओ मिलते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं आपके डीएसपी के पास। वहीं एसडीएम के पास भी 3 पीएसओ मिलते हैं और साथ ही जो है गार्डनर मिलता है, माली मिलता है, खाना बनाने वाला मिलता है। मतलब इतनी फैसिलिटी मिलती है ना, पूरी राजा वाली फीलिंग आएगी, आप सोच ही नहीं सकते हैं। क्या है, 4 दीवारी में बंद होंगे लेकिन जब आप बन जाएंगे ना तो ऐसी फीलिंग आएगी यार मेहनत सफल है, समझिए बात को, तो मज़ा आने वाला है, ठीक। तो स्पेशल फैसिलिटी जो होती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, देखिए एसडीएम मोटिवेशन का वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझाई गई हैं, फैसिलिटी वगैरह सब चीज़, तो उसे आप देख लेंगे, फुल मोटिवेट हो जाएंगे एसडीएम के लिए। डीएसपी के लिए इंडिविजुअल वीडियो आ जाएगा। तो एसडीएम और डीएसपी दोनों को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ठीक। गाड़ी मिलती है, बोलेरो मिलेगी या फिर टोयोटा मिल जाती है, इनोवा मिल जाती है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो भी सरकार आपको अलॉट करती है या फिर वो आपको पैसे दे देगी, आप अपने हिसाब से गाड़ी रख सकते हैं। और वहीं आपको एक बढ़िया बंगला मिलता है और गार्डनर मिलता है, माली मिलता है, एक ड्राइवर मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी और साथ में 3 पीएसओ मिलते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। और जो है आपके आवास पे भी आपको सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा मिलती है और आपको खाना बनाने वाला रसोइया भी मिलता है, बहुत ही फैसिलिटी मिलती है, ठीक। ये आप समझ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये सारी बात हो गई, ठीक। तो ये सारी बात हो गई एक्स्ट्रा फैसिलिटी की। और इंडिविजुअल वीडियो आपको डीएसपी के ऊपर भी मिल जाएगा मोटिवेशन का। एसडीएम का मोटिवेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, एसडीएम का मोटिवेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं एसडीएम वर्सेस डीएसपी में कौन सी पोस्ट बढ़िया है। तो बढ़िया पोस्ट जाहिर सी बात है एसडीएम की पोस्ट सबसे बड़ी होती है, तो एसडीएम ही सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक। सिविल के हिसाब से देखी जाए तब भी, और रुतबे के हिसाब से देखी जाए तब भी, पावर के हिसाब से देखी जाए तब भी। लेकिन डीएसपी क्या है, डीएसपी भी एक बड़ी पोस्ट है, ठीक। पुलिस अधिकारी होता है, मेन हेड होता है, आईपीएस तक जाता है, जिनको भी थोड़ा मतलब अंदर से एक एनर्जी आती है कि हाँ यार जो है थोड़ा फिजिकली वाला काम,
थोड़ा कानून वाले काम करने और जो है पुलिस हमारे अंडर में हो, तो ऐसी फीलिंग होती है कई लोगों की। गोली चलाना है, बंदूक चलाना है, ठीक, और आदेश देना है, तो इस तरीके की अगर जॉब चाहिए बढ़िया तरीके से, डीएसपी आप चूज कर सकते हैं, ठीक। और बहुत सारे लोग जो है डीएसपी चूज करते हैं जब उन्हें एसडीएम नहीं मिलता है, ठीक, तो ये भी बात हो जाती है। और बहुत सारे लोग वैसे भी डीएसपी को प्रेफर करते हैं। तो दोनों पोस्ट आपस में बढ़िया हैं, बराबर हैं, एक लेवल की हैं। देखा जाए सिविल जॉब के हिसाब से तो एसडीएम बढ़िया है, वहीं पुलिस के हिसाब से देखा जाए डीएसपी जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पोस्ट है। तो ये सारा कंपैरिजन हो चुका है एसडीएम वर्सेस डीएसपी के ऊपर। तो एसडीएम और डीएसपी के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, उसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़, जैसे पावर है तो पावर के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, एक एक चीज़, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं अगर बात की जाएगी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की, जो जो फैसिलिटी मिलती है, तो उस पर भी इंडिविजुअल वीडियो होगा, उसमें भी सारी बात की जाएगी। उससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग बोर भी होते हैं, और इस तरीके से सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी अलग अलग वीडियो में, ठीक। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी लगातार, और जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए यूपी पीसीएस से रिलेटेड वो आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।